यूनिवर्सिटी में आज काफ़ी हलचल सी थी। तलबा का ग्रुप अपनी क्लासेस गिरा ले रहा था, तो कुछ जो बगैर नाश्ता किए आए थे उन्होंने कैंटीन गिरा ली। उसी कैंटीन में एक तरफ रखी मेज़ पर सीनिया हाकिम बैठी थी, स्याह रंग का खक्का जिस पे गुलाबी रंग की कशीदाकारी हुई थी। शहद रंग बाल आधे बंद कर आधे खुले छोड़ दिए थे। जख्म कदरे मनमैल हो रहा था। जो चेहरे पे बेसारी तारीखी फीकी पदसाइका चाय की खून दे रही थी, उसकी बेनियाजी उसे मजीद पुरकशिश बनाती थी। सामने किताब खुली रखी थी। दफातन कोई कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठा। सीनियर ने जरा की जरा नजर उठाकर देखा। कंधे से लटकता बैकपैक, स्याह शर्ट और स्याही कार्गो पेंट में मलबूस मेहदी कबीर उसके सामने था। क्या तुम मुझसे नाराज हो? वो तो उम्मीद को छोड़कर असल मौजू पे आया। सीनियर ने बाजू सीने पे बांधे और तफसील से उसका जायजा लिया। और मुझे आपसे नाराज क्यों होना था? क्योंकि मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। उसकी गर्दन झुक गई। सो तो मैंने भी किया। वो इतने सुकून से बोली कि सारे इस्लामाबाद में तूफान आ गया। आपको क्या लगता है मैं आपकी फरिश्ता सिर्फ बातों में आ गई थी? मुझे वहां से निकलना था और आप मेरा स्केप मोड थे। जीनिया को धोखे नहीं वजदान मिला करते हैं। तुम जानती थी ये स्कॉलरशिप जाली है, लेकिन तुमने इसे ठुकराया नहीं। क्योंकि मैं इसे डिजर्व करती थी। उससे बात मुकम्मल की। क्योंकि मैं जानती थी मैं फेरी टेल की शहजादी नहीं हूँ जिसके लिए अचानक से जादुई दरवाजे खुलने लगेंगे। मैं मलका पत हूँ। मेरे लिए वही रास्ता आएगा जो स्याही में डूबा होगा, और फिर हर बुरे किरदार की तरह मुझे उस अंधेरे में अपनी मशाल खुद जलानी होगी। तुम क्या कह रही हो जीनिया हाकिम? मेरी को उस लम्हे उससे खौफ आया था। सीने आगे को हुई, सुनहरी शातिर आंखें सब सांखों बिगाड़ दी। मैं दुनिया से अपना हक ले रही हूँ, छीन कर, झपट कर, मार कर या फिर मर कर। वो ऐसी सफाकी से बोली कि मेरी का दिल डूब कर उभरा। कई लम्हे वो टकर टकर उसका चेहरा देखता रहा। हम छोटे इलाकों से आए गरीब बच्चे बड़े शहरों में अपना मुस्तकबिल संवारने आते हैं और जहनी सेहत खराब करवा के चले जाते हैं। मैं नहीं चाहती थी अच्छी कोचिंग, ट्यूशन और भारी फीस का अदा ना हो पाना मुझे जहनी मरीज बना दे। तुम क्या चाहती हो? सब कुछ। मैं ख्वाहिशें रखती हूँ, लामहदूद, लातादाद, और फिर उनकी गिरद दायरे नहीं बनाती। क्या मेरे लिए कोई सजा भी है या तुम मुझे माफ कर चुकी हो? उसकी मन तक नहीं समझ सकता था। सो अपनी बात पे आया हूँ। जीनिया मर जाती है, माफ नहीं करती। अपनी सजा का इंतजार करे मेहदी साहब। मेरी नहीं जानता था क्या, मगर उसे कुछ बुरा लगा था। सीनियर की बातें, उसका होना उसे कंफर्ट देने लगा था, और ये नया रूप उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। क्या हमें इस वक्त काम नहीं करना चाहिए? वो कहते हुए उठी, बैग उठाकर कंधे पे दुरुस्त किया। मेहदी गहरी सांस भरता उसके साथ उठा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों घास के गधे पर बैठे थे। चाय के 2 कप उनके सामने रखे थे। मेहदी गंभीर जहाँ जाता था अपना थर्मास साथ ले जाता था, और सीनिया हाकिम को मेहदी की एक यही बात अच्छी लगती थी। जोरेस के दोनों भाई मर चुके हैं। 1 साल पहले उसकी मंगेतर भी एक हादसे में मर गई थी, राइट? जीनिया संजीदगी से पूछ रही थी। मेहदी ने इस बात में सर हिलाया। जोरेस का कोई और खानदान, कोई दोस्त? मेरे इल्म में नहीं। हम 2 साल तक मुसलसल राब्ते में थे। 1 साल साथ ट्रैवल किया है। उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। जीनिया सोच में पड़ गई। क्या जोरेस ने आपके पास कुछ रखवाया था, या फिर आपके साथ मुस्तकबिल के लिए कोई मनसूबाबंदी की थी जिससे उसे या आपको कोई माली फायदा होने वाला हो? मेरी ने जहन पे जोर देने की कोशिश की। उन दोनों ने कई और ममालिक का सफ़र साथ करना था। हाँ, ये तय था। उन दोनों ने एक दूसरे को कई बार तोहफे दिए थे। लेकिन क्या जोरेस से उसके पास कुछ रखवाया था? नहीं। क्या जोरेस से मेहदी को कोई माली फ़ायदा हुआ था? हरगिज़ सही। 1 मिनट। यकदम मेहदी के ज़हन में चमक सा हुआ। उसे वो यूएसबी याद आई। तुर्की के शहर अंकारा के एक बाजार से लेकी यूएसबी जो उसे जोरेस से गिफ्ट की थी। वो मेहदी उससे खो चुका था। ऐसा कुछ नहीं है। ना कोई मुआहदा, न ऐसी कोई मता, कुछ भी नहीं। उससे बात खत्म कर दी और चाय को छोड़कर पानी की बोतल उठाकर लंबे लंबे घूंट लिए। चेहरे पे पसीना था। सीनिया अपने हाथ में पकड़ी पेंसिल को टिक टिक कप पे मार रही थी। मेरी के बर्दाश्त जवाब दे गई। क्या तुम ये बंद नहीं कर सकती? कोफ्त हो रही है मुझे। वो झुंझलाया। सीनिया ने एक आबरू ऊपर को उठाया और हाथ पीछे खींच लिया। कितनी दावेदार थी ना वो। अब उससे दोनों हाथों से पेन कप के ऊपर मारनी शुरू कर दी। दावेदारी ने किसी डैम में 2 डुबकियां मारकर खुदकुशी कर ली। बेटी ने कुलस कर उसे देखा। जब उसके हाथ थक गए तो वो पीछे को होकर बैठ गई।
दरख्त की ठंडी छाँव के नीचे उसे नींद आने लगी थी। उससे आंखें बंद की और फिर पट से खोल भी दी। जिसे हम अपनी कहानी का विलन समझ रहे होते हैं, वो असल में बस एक प्यादा होता है। क्या मालूम जोरेस हमारा विलन हो ही ना। उसकी आंखें चमक रही थीं, चेहरे पे जोश था। आपकी कहानी का दूसरा विलन कौन है? उसकी कहानी का असल विलन मैं हूँ और वो प्यादों पे अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। फिजा में सुगार का धुआं छोड़ दे गैस अपने सामने बैठे आधे अरब से कहता रहा था। उसे कत्ल करना आसान था, लेकिन उसने सिर्फ कत्ल नहीं किया था, मेरा बाप कत्ल हुआ था। लेकिन मेरे चचा जिंदा रह गए और मैं जिंदा रहते हुए भी मर गया। मैं उसे सिर्फ कत्ल नहीं कर सकता। उसकी आंखें सपाट थीं, चेहरा गैर इंसानी, पराग उसे तासुब से देख रहा था। क्या मालूम जोरेस की कहानी वहीं एथेंस की उन गुमनाम गलियों में ख़त्म हो चुकी हो और अब आपके लिए कोई और ही दास्तान लिखी जा रही हो। आप हालिया ट्रॉमास के पीछे जा रहे हैं। आप जख्म की बात कर रहे हैं। क्या मालूम कोई आपके लिए नासूर खुरच चुका हो। यदि उसे देखते हुए किसी और जहान में पहुंच गया। उससे बेख्तियार हवा में ऑक्सीजन की मिकदार कम महसूस हुई। वो अपने हालिया दुश्मनों पे गौर कर रहा है। शायद भूल गया है माजी में वो किसी को गहरे नासूर दे चुका है। वो मेरा खानदान है, मुझे उससे मोहब्बत है, लेकिन फिर भी मैं उसे मारूंगा और अपने हाथों से मारूंगा। तुम गलत कर रहे हो। आधे अरब की आवाज़ कहीं दूर से आती थी। वो अच्छा है बुरा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो इंसान है। इंसानों को जिंदा रहने का हक अल्लाह ने दिया है। तुम गाजिब मत बनो। वो फिक्रमंद था। इस्लाम कत्ल का बदला कत्ल करने को बुरा नहीं समझता। सिगार के धुएं के पार उसके लब होले से पड़पड़ाए। हम माजी में बहुत दूर जा चुके हैं मिस्टर गंभीर, लेकिन मेरा ख्याल है हमें करीब आना होगा। बहुत करीब। इंतकाम सबसे पहले कोई अपना शुरू करता है। मेरे करीब सब लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। दलासा कोई होगा जो सिवाय नफरत की और कुछ नहीं करता होगा। यकीन। वो चाहे मुझसे नफरत करे मगर वो मुझे मार नहीं सकता। तो अच्छा, क्या मालूम वो आपको जिंदा रखना चाहता हूँ। मौत हर पर सजा नहीं होती। पुरसरारियत। मेरी खामोश हो गया। साकिन सामत। तुम उसके लिए इतने फिक्रमंद क्यों हो रहे हो? आखिरी अतलात तक तुम मेरे दोस्त थे। धुआं छूटा तो उसका चेहरा वासिया हुआ। वो स्याही सदा था। बुराक को मलाल सा हुआ। तुम चाहे मुझे दुश्मन समझो चाहे दोस्त, मैं तुम्हें कातिल बनते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हें बचा लूंगा, यानी तुम उसे बचा लोगे। कैसे कयास लगाया। बराक उठकर चला गया। उसे मजीद कुछ नहीं कहना था। वो मुझे मार नहीं सकता। कोई भी मेरी को मार नहीं सकता। अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो मैं बचा लिया जाऊंगा। वो कहकर उठा और लंबे लंबे डाक भरता वहां से चला गया। पीछे सीनिया मुस्कुराई। उसका थर्मास और कप अपने आगे कर लिया। आज तो ईद हो गई। खुश फहमियों के सिलसिले इतने दराज हैं। हर ईंट समझती है दीवार मुझसे है। लेरा का शेर पड़ा फिर चाय की चुस्कियां लेने लगी। कल का मरता आज मरे ये स्पीकर। रात का खाना गंभीर साथ खाते थे। यूं तो हर एक को एक दूसरे के चेहरे से भी नफरत थी, लेकिन फैमिली होने का भरम भी रखना था ना। लंबी मेज पर अनु इकसाम के खाने चुन दिए गए थे। मकसूद और बख्तियार गंभीर गैस के दाएं बाएं बैठे थे। अनीसा और मेहदी आमने सामने। वो अनीसा की तरफ देखना छोड़ चुका था। हाँ, दिल दुखता था। रूह पे जख्म पड़ते थे। मगर मेरी गंभीर अपने गम खुद तक रखने का आदी हो गया था। कुछ पता चला उस रोज हमलावर कौन था? मकसूद ने बात का आगाज किया। मेरी खामोशी और रुकबत से खाना खाता रहा। वो किस्सा खत्म है चचा, वहाँ क्यों याद करते हैं? मेहदी ने उनका ध्यान भटकाना चाहूँ। यानी तुम चाहते हो मैं भूल जाऊं कि कोई हमारे कोर्ट हवेली। में घुस आया, हम पे बंदूक तानी, फिर लोहे से जिस्म दागा। उसकी तरफ हमारा बदला है और इंतकाम पुराने नहीं होते। उनका लहजा सख्त था। कैसे गला कंकारा। मेहदी ने कोफ से गर्दन घुमाई। क्या मैं भी कुछ अर्ज करूं? कितना मासूम था वो। दुनिया वैसे ही उसके पीछे पड़ी थी। सब खामोश रहे, कोई कुछ न बोला तो मासूमों का मासूम खुद ही आगे कहने लगा। तो बात यह है कि जो कोई भी घर आया था वो मेहदी के साथ शामिल था। ये दोनों मिले हुए हैं और मुझे फिलहाल ये नहीं पता कि इनका मकसद क्या है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि पूरा नहीं होने दूंगा। वो बोलकर सबके चेहरों पे एक नजर डालकर दोबारा खाना खाने लग गया। क्या गैस सच कह रहा है मेहदी? मुझे यकीन है कि वो इतनी बड़ी बात यूं ही नहीं कह सकता। बख्तियार की संजीदगी से कहने पे मासूम साहब महसूस हुए थे। तासरात यूं थे जैसे कह रहे हूँ, मैंने कहा था ना। ये हब्ती इंसान पागल हो गया है। मेरी गुस्से से बोलो। नई नई फिल्म देख कर आया है या फिर इस पे जेम्स बॉन्ड बनने का जुनून सवार हो गया है।
मेरा मशवरा माने तो इसे किसी पागलों के डॉक्टर को दिखाएं। घर बैठे बैठे मजीद दीवाना हो जाएगा। अपनी बकवास बंद करो हबीज इंसान। यकदम गैस हलक के बल घुरायूं। अनीसा ने दहलकर दिल पे हाथ रखा। बाकी सब भुजंका से उसे देख कर रह गए। वो सुर्ख भवों का चेहरा लिए उठा और मेहदी की तरफ आया। कुर्सी से खींचकर उतारा और अपने सामने बाजू से पकड़कर सीधा खड़ा किया। मेरी अब तक शल था। मैं पागल हूँ, जुनूनी हूँ। क्यों हूँ कभी पूछा है? कैसे बना कभी जानने की कोशिश की है? वो अब तक उसी तरह हलक के बल पूरी ताकत से चीख रहा था। अनीसा को उससे खौफ आया। बख्तियार को तर्स और मकसूद के तासुरात बर्फ रहे। मैं पागल हूँ क्योंकि तुम सब ने मिलकर बनाया है। मैं जुनूनी हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ। इंसान हूँ मैं, मेरा ख्याल नहीं आता तुम लोगों को। उसकी गुराहट सदमे में बदलने लगी थी। एक बीमार है, एक को अपनी माजूरी का गम खा रहा है। वो लड़की। अनीसा की जानिब इशारा किया। हर रात सोते वक्त खौफजदा रहता हूँ कहीं बगावत न कर दे। घर से भाग गई तो हमारी इज्जत में क्या बचेगा? तुम्हें अगर कोई गोलियों से भून गया तो अपने बाप को रोज़े क़यामत क्या जवाब दूंगा? तुम कहते हो मैं पागल हूँ। हाँ पागल लगता हूँ, बोलो पागल हूँ मैं। उससे गुस्से से मेज को ठोकर मारी। कांटे प्लेट क्रॉकरी जमीन बोस हुई। मेरी साकिन सा उसे बोलते हुए सुन रहा था। कुत्तों की तरह काम करता हूँ मैं। सारा दिन आधी भूख बचा कर रखता हूँ ताकि आप सबके साथ यहाँ बैठकर खाना खाऊं। और यहाँ यहाँ बैठकर आप कहते हो कि मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ तो आप सब ने मिलकर बनाया है। 16 साल की उम्र में मेरी जिंदगी जहन्नुम आप सब ने बनाई थी। कुछ भी भूला नहीं हूँ मैं भूल ही नहीं सकता। आखिर में उसका लहजा मदम हो गया। 150 IQ का मालिक होना कोई एहसास नहीं था। कोई गैस को देखे तो समझ जाए। हम भी कुछ नहीं भूले गैस। मेरी के अंदर ना जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो जवाब देने को बोल पड़ा था। अनीसा अपनी जगह से उठाई। मेरा बाप, मेरी माँ भी कत्ल हुई थी। अनीसा की माँ भी मर गई थी। मकसूद चचा का सारा खानदान मरा था। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम सफ़र कर रहे हो। अनीसा ने उसका बाजू पकड़कर उसे खामोश रहने को कहा। बेटी ने दुरुस्ती से अपना बाजू छुड़वाया। आज वो बोलेगा और सबको सुनना होगा। मेरी माँ, मेरा खानदान, मेरा बचपन, हम सब ने सब कुछ खोया है। तुम अकेले नहीं हो। उसकी आवाज़ बुलंद नहीं थी तो हल्की भी नहीं थी। थक गया था वो ब्लेम होते होते। सिर्फ गैस का माजी बुरा नहीं है। उन बुरी यादों में टूटे खानदान में हम सब शामिल हैं। कोई कुछ नहीं भूला। अनीसा बहते हुए आंसुओं से उसे देख रही थी। गैस सूख जख्मी आंखों से बख्तियार की आंखों में सख्ती थी और मकसूद गोया कोई फिल्म देख रहे थे। गैस सूख जख्मी आंखों से बख्तियार की आंखों में सख्ती थी और मकसूद गोया कोई फिल्म देख रहे थे। तुम्हें सब याद है ना मेहदी? वो आगे आया। खानदान तुम्हारा भी था। सही कहते हो। फिर बताओ, तुम्हारे बाप की मौत किस वजह से हुई थी? मेहदी की जुबान पे लकनत सी तारी होने लगी। अब्बा का खून ज्यादा बहा। तुम्हारे अब्बा दिमागी चोट की वजह से मरे थे। उनके सर में बहुत बड़ा जख्म था, इतना कि उस जख्म में एक पूरा हाथ अंदर चला जाए। मुझे याद है वो जख्म कितना बड़ा था और कितना खून बहा था। मैं उस वक्त। मेहदी ने कुछ कहना चाहा, गैस से उसकी बात काट दी। मेरे अब्बा कैसे मरे थे? कौन सा जख्म जानलेवा था? कितने घाव थे? उनको गोली लगी थी और चाकू? मेरे अब्बा गोली लगने से नहीं मरे थे। मशीनी अंदाज में उससे एक बार फिर बात काटी। मेरे अब्बा के सीने पे चाकू से 40 जख्म थे। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। मुझे वो जख्म भी याद है, खून के कतरे भी याद हैं, आग लाशें सब याद हैं। तुम्हें क्या याद है मेहदी? सुर्ख आंखें, बिखरा हुआ लहजा सवाल करते हुए उस पर तरस आता था। मेहदी ने लब खींच लिए। 16 साल की उम्र में 3 रातें थाने में गुजार कर आया था मैं। वापसी में पूरी तरह टूट गया था। हाँ, मैं ज़हनी मरीज हूँ, फोबिक हूँ मैं, क्योंकि मैं वो कत्ल नहीं भूला। मैं वो थाना नहीं भूला। दुनिया बेच खाती है तुम्हें अगर मैं ना होता। पागल कहते हैं मुझे। वो हकारत से कहता डाइनिंग हॉल से निकल गया। मेरी यूं ही धीरे धीरे फर्श पे बैठ गया। मकसूद चंद लम्हे तमाशा देखते रहे, फिर अपनी प्लेट गोद में रखी और व्हीलचेयर का बटन दबाते वहां से चले गए। फिल्म बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। बख्तियार अपनी जगह से उठे और एक ही जिस्म मेहदी के करीब आकर रुके। थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया। उसकी आंखें गीली सुर्ख थीं। तुम मेहदी गंभीर, तुम एक आसेब हो, एक घटिया औरत के बेटे जिसने हमारा खानदान बर्बाद कर दिया। वो धीमी आवाज पे गुर्रा रहे थे। मेरी अपनी जगह जामित रहा। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी माँ की वजह से आज हम सब सफ़र कर रहे हैं।
हम मसाइल ज़दा हैं, ज़हनी मरीज़ हैं, ख़ानदान खो दिया, सेहत गंवा दी। तुम नहूसत हो मेरी, तुम्हारी वजह से हम मसाइल में हैं। अगर आइंदा तुमने गैस के साथ कुछ भी किया तो खुदा की कसम मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। अब्बा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेहदी आपके भाई का बेटा है। अनीसा रोते हुए फट पड़ी थी। बख्तियार ने एक झटके से उसकी थोड़ी को छोड़ा और अनीसा की तरफ मुड़े। आंखें ये सोगस का शिकार थी। ये सिर्फ और सिर्फ उस सब आंखों वाली फरंगन का बेटा है और बस। मेहदी को उसके औकात और अनीसा को उसकी हैसियत बताकर वो आगे बढ़ गए। अनीसा मेहदी की ओर बढ़ी मगर बख्तियार ने बेदर्दी से उसकी कलाई पकड़ ली। मेहदी, तुम बुरे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम नोबल हो, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ था, तुम बेकसूर हो। बख्तियार उससे घसीट रहे थे और चीख चीख कर मेहदी को उसकी असल हैसियत बता रही थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेहदी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम आला हो, तुम कीमती हो, तुम बहुत अजीम हो, तुम। आवाज़ें मासूम हो गई। मेहदी जो गर्दन उठाया अनीसा को बोलते हुए सुन रहा था, एकदम सख्त बेचैन हुआ। ठंडे फर्श पे बिखरी सी हालत में बैठा वो अकेला था। वो बिस्मिल था, ऐसा बिस्मिल जिसे अपने जख्मों पे बात करने की इजाज़त भी नहीं थी। तुम नहूसत हो मेरी, तुम बर्बादी हो, तुम जिल्लत हो, तुम गलीज हो, तुमने हमारा खानदान तबाह कर दिया। तुम मर जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। उसके कानों में अब भी आवाज़ें गूंज रही थीं। वो उन आवाज़ों को बचपन से सुनता आ रहा था। तकलीफ़ हर दफ़ा नए सिरे से होती थी। वो बस उनसे पीछा छुड़वाना चाहता था। बिस्मिल होना मुश्किल होता है। पार्क की संगी बेंच पे बैठा कैस चेहरा हाथों में लिए बैठा था। इक्का दुक्का रोशनियां उसके आसपास बिखर रही थीं। जॉगिंग ट्रैक उसके अक में था। हाथ में पकड़ी पानी की बोतल और चेहरे गर्दन पे फैला पसीना इस बात का गवाह था कि कैस से आज एक बार फिर खुद को थकाया है। जॉगिंग सूट की बजाय वो ब्रांडेड सूट में मलबूस था। शर्ट के ऊपरी दो बटन खुले थे। आसपास कई लोग थे, बच्चे थे। कैसे हुई जरा की जरा नजर उठाकर देखा तो उसे सामने सीनिया नजर आई। वो करीब ही एक पठान बच्चे की आंखों की तस्वीर ले रही थी। बच्चे की माँ साथ खड़ी फखर से मुस्कुरा रही थी। कैस उन्हें देखता रहा। यूं किसी को मुस्कुराते देखना अच्छा लग रहा था। चंद पल बाद वो बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़े पलट गया। उसी पल सीनिया ने नजरें मोड़ कर देखा तो उसे सामने ही बेंच पर कैस बैठा नजर आया। वो दोनों 80% इंट्रोवर्ट थे। बात शुरू करते भी कैसे, अपने लिए के क्लिक्स को वो चंद लम्हे देखती रही। फिर एक नज़र कैस को देखा और वापस मुड़ गई। वो भी उसे मुड़कर जाते हुए देखता रहा। दोनों के मुंह पे कोई गुफ्तगू ना हो सकी। हाँ, ये ज़रूरी भी ना थी। हॉस्टल की तरफ वापस जाते हुए लंबी सी गली में कोई हेबला उसके हम कदम हुआ था। वो सीने को नज़रअंदाज किए खामोशी से चल रहा था। दोनों एक बार फिर खामोश थे। सीनिया ने गर्दन मोड़कर अपने से जरा से फांसी पे चलते शख्स को देखा। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। बिलाखिर सीनिया ने पहल की थी। कैसे सर ये हमसे शुक्रिया कबूल किया। बोला अब भी कुछ नहीं। वो ज़रूरत के तहत बोला करता था, वरना 3 से 4 दिन बगैर बोले गुजार दे। तुमने मेरे लिए अपना बहुत सारा पैसा ज़ाया किया है, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। वल्लाह ये सीनिया नहीं थी। वो यूं लोगों को खुद से मुखातिब नहीं किया करती थी। गली के एन बीच में रुक गया। स्ट्रीट फूड्स की रोशनी में उसकी आंखें थकान सता लगती थीं। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? तुमने मुझ पे एहसान किया है, मैं लोगों से मदद नहीं लेती। इस वक्त तुम मदद के काबिल लग रहे हो, सो मैं हिसाब बराबर कर रही हूँ। बाजू सीने पे बांधे उससे कह डाला। कैसे गहरी सांस ले। झूठ मत बोला करो। कैस उसे गौर से देखते हुए बोला। तुम लोगों को इस्तेमाल करके उनसे अपना काम निकलवा कर बहुत मजा आता है। तुम इसे अपना हक समझती हो, है ना? वो दोबारा चलने लगा था। सीनिया इस बात में सर हिलाते हुए उसके साथ कदम उठाने लगी। तुम ठीक कहते हो, मगर असल बात यह है कि मुझे तुम पे इतबार नहीं है। तुम किसी दिन आओगे और मुझसे अपने एहसान का बदला मांगोगे, इसलिए मैं अपने कंधे आज़ाद रखना चाहती हूँ। मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगूंगा। तुम आज़ाद हो। भरोसा तो मैं अपने बाप का भी नहीं करती। मैं तुम्हें अपने राज नहीं देने वाला। मैं बगैर भेद जाने यहाँ से नहीं टलने वाली। मैं आज अभी और इसी वक्त तुम्हारा कत्ल करके तुम्हें दफना सकता हूँ और तुम्हारे घर और हॉस्टल वालों को इल्म भी नहीं होगा। यह सर्द लहजे में बोला था। मुकाबला कर लेते हैं। हाँ, मगर मैं इतनी जालिम नहीं हूँ कि वर्षा को लाश भी ना दूँ। लेकिन मस्सी शुदा, बस शनाख्त के लिए डीएनए करवाना होगा। कैसी गहरी सांसें और एक बार फिर रुक गया। तुम मेरा ट्रॉमा कम करने आई हो या मुझे ज़हनी मरीज बनाने? मैं दोनों कामों में माहिर हूँ, अब जो तुम चाहो।
उससे हल्के से शाने उचकाए। कैस संजीदा हो गया था, माथे के पल कम हुए। पूछो, क्या पूछना है? ये अलग बात है कि मैं बताऊंगा कुछ नहीं। तुम गिल्टी क्यों हो? सवाल था कि थप्पड़। कैस के 14 तबक रोशन हो गए थे। तस्वीर करो, मैं गिल्टी नहीं, परेशान था। मैं बेवकूफ़ लगती हूँ? मेरा आईक्यू गैर मामूली है। लोगों के चेहरे और बॉडी लैंग्वेज मेरा फन है। तुम परेशान नहीं, गिल्टी थे। कैस कुछ ना बोला तो सीनिया 2 कदम आगे आई। क्या तुम गिल्टी नहीं हो? मेरे कुछ मसाइल हैं, हर इंसान के होते हैं। हर इंसान मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने मसाइल हल करता है। मैंने भी किए, लेकिन मेरा तरीका मेरे ख़ानदान को तकलीफ़ दे गया, और मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देता। वो एक ही सांस से बोलते बोलते रुका। सीनिया बागौर उसे देख रही थी। मैं एक दिन में अपनी ज़ात से सिर्फ इतना ही पर्दा उठा सकता हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि अगली बार मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। बेजारी से कहता वो पेंट की जेबों में हाथ डाले आगे बढ़ गया। अपने खानदान के साथ रूड होना गलत नहीं है। उससे अक्स से आवाज़ सी तो कैस रुक गया। हाँ, हम उन पे गुस्सा कर सकते हैं, चीख सकते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पे निकाल सकते हैं। घर वाले इसीलिए तो होते हैं। हर इंसान अपने घर वालों के साथ फ़िल्टर फ्री होता है। तुम भी हुए, इसमें कुछ गलत नहीं। दिल का गुबार निकालना चाहिए। कैस की खुश्क होते लबों पे ज़ुबान फेरी। ज़ीनिया कहती रही, अहम ये नहीं है कि हमने झगड़ा किया, अहम ये है कि हमने माफ़ी मांगी, माफ़ किया, बात दिल से निकाली और आगे बढ़ गए। मसाइल हर घर में होते हैं, लेकिन हर घर को हल मालूम होना चाहिए। वो बोलकर गैस के सामने से निकलकर आगे बढ़ाई। वो काफ़ी दूर निकल आई थी, मगर गैस अब भी वहीं खड़ा था। एक इंट्रोवर्ट और रिजर्व लड़की आधे घंटे के हिसाब से ज़्यादा बोल चुकी है। मज़ीद सुनने की ख्वाहिश तर्क करें और घर लौट जाएं। आर्टिस्ट साहब। कैसे गर्दन उठाकर देखा, वो बोलकर एक दो लम्हा खड़ी रही, फिर पलट गई थी। कैस को पहली बार किसी ने गलत भी कहा था और सही भी। गलत कहते हुए वो बुरी ना लगी, और सही कहते हुए उसे वाकई अपना आप सही लगा। क्या ये मुआवजा नहीं था? दादी के कमरे में बैठी गूंज पलंग से टेक लगाए बैठी थी। हाथ में किताब थी और बार बार ऊँग रही थी। मोबाइल अलग बार बार बजकर अपनी मौजूदगी का पता दे रहा था। फिर आखिर किताबें हार गईं और मोबाइल जीत गया। उसे बेड साइड टेबल पे रखते हुए मोबाइल उठा लिया। ढेर सारे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन मैसेजेस। उसे व्हाट्सएप खोला तो खुद को एक ग्रुप चैट में ऐड देखा। मारे तजस्सुस की उससे जायज़ा लेना शुरू किया तो ये एक कज़न चैट ग्रुप था, जहाँ वो सवाए सेगम के और किसी को न जानती थी। इतने साल उन लोगों से मिली ही नहीं, फिर जानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उससे चैट खोली तो उसे अंदाज़ा हुआ कि ये वक्त गलत था। उसके तमाम कज़न्स कूंज का नाम लेकर सेगम को चिढ़ा रहे थे और वो बार बार बात बदलने की कोशिश कर रहा था। या वो उसके जिक्र से कतरा रहा था, या फिर वो उसे मौजूए महफिल नहीं बनाना चाहता था। कूंज अंदाज़ा न कर सकी। खैर उसे क्या, उसे अपनी बहन जैसा बनना था। इन मोहब्बत, लड़कों और शादी ब्याह के ख्वाबों से दूर एक करियर बनाने वाली लड़की। रेस्टोरेंट की फेरी लाइट्स की रोशनी में दो लोगों के चेहरे वाज़ियात नजर आते थे। स्याह लिबास और सूट दुपट्टे में मलबूस सुनहरी आंखों वाली जीनिया हाकिम, और स्याह शलवार कमीज में मलबूस वजही नकोश वाला वाला आजमीर। उन दोनों को अगर कोई साथ देख ले तो बेख्तियार 27 से देखता ही रहे। पिक्चर परफेक्ट कपल, ये उन दोनों के लिए बना था। मैंने 5 जगह इंटरव्यू दिया, 10 जगह सीवी भेजी, लेकिन कहीं से भी इंटरव्यू कॉल नहीं आई। आज मैं जिस जगह इंटरव्यू देने गई थी, उन लोगों को मेरा काम पसंद आया है। मुझे एक ट्रायल देना होगा और उसके बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी बलाज। वो धीमे खूबसूरत लहजे में कह रही थी। चेहरा जोश से सुर्ख पड़ रहा था। बलाज जो मुस्कुराते हुए उसे सुन रहा था, यकदम उसकी मुस्कुराहट धीमी पड़ी। उसके नकोश में बेचैनी घुल गई। सीने ने बागौर उसके तासुरात का जायजा लिया। क्या आपको कुछ बुरा लगा है? मैं नहीं चाहता तुम ये नौकरी करो। बिलाखिर उससे कह दिया था। तुम सीएसएस करो, मुझे कोई मसला नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि वो एक इज्जत वाला मौत पर काम है। लेकिन फोटोग्राफी कर लिए तुम्हें कब कब कहाँ कहाँ कब भेजा जाएगा अंदाज़ा भी है। मैं जानता हूँ मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें मना करता हूँ, प्लीज़ ये काम मत करो। वो उसकी आंखों में देखकर इतने मान से बोला कि जीनिया पलक भी न झपक सकी। जी में आया था कि मना कर दे, लेकिन क्या वो खानदान के बाकी मर्दों की तरह उससे कैद कर रहा था? क्या वो उस पे बेजा पाबंदी आयद कर रहा था? वो उसे आज़ादी दे रहा था, मगर महदूद? या उसे इस महदूद खित्ते पे समझौता नहीं कर लेना चाहिए? मैं कल उन्हें कॉल करके मना कर दूंगी। फैसला हो गया था। शादियां यूं ही नहीं चलती, कुछ माननी होती है।
कुछ मनमानी होती है। और सीनिया ने दोनों सीख लिया था। पलाश दिल खोल कर मुस्कुराया था, आंखों में बेतहाशा खुशी से मिटाई। मैं हमारी शादी के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ बलाज। मैं आपकी बात का लिहाज कर रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी बातों को भी मान देंगे। बलाज ने उसका हाथ थाम लिया। सिर्फ उम्मीद मत रखो, मेरी जानिब से यकीन रखो। वो मुस्कुराकर बोला तो सीनिया भी हल्का सा मुस्कुराई। एक करियर फोकस लड़की अपनी शादी के लिए कुर्बानी दे रही थी, उसे देनी चाहिए थी। मोशे ने कैरियर बनाने वाली लड़कियों का गलत इमेज सेट किया है। हकीकत मुख्तलिफ होती है। क्या तुम्हारा वो काम हो गया? व्हाट्सएप पे आए पैगाम ने कूंज की तवज्जो अपनी जाने मबसूल करवाई। यह शनासा नंबर था, लेकिन एक मिनट, ये वही नंबर था जिससे ग्रुप में तंग किया जा रहा था। उससे कॉन्टैक्ट सेव करना चाहा तो जेगम यूसुफ मीर के नाम नुमाया था। उसके लबों को बेख्तियार एक मुस्कुराहट ने छुआ। कमबख्त नाम कितना खूबसूरत है। नंबर सेव करके उससे जेगम की प्रोफाइल देखी। चंद लम्हे वो बस उसे देखती रही। वो पुरकशिश था, वजीद था, थोड़ा सा मासूम भी। तुम्हें अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करना। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। उससे पैगाम पढ़ा। बेख्तियार जी में आया कि कुछ अच्छा सा लिख कर भेज दे। फिर अगले ही लम्हे खुद को डपटा। लोगों से प्यार से बात करना गलत है, जिससे जीनिया फाड़ खाने को दौड़ती थी। यही तो बहादुरी थी। जिस तरह वो बदतमीजी करती थी, यही तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है। वो भी वैसे ही बनेगी जैसी उसकी बहन है। मुझे मेरे कामों के लिए किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है, और जो कुछ तुमने आज किया है, मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। हालांकि वो माफ़ कर चुकी थी। दूसरी तरफ सेगम की जानिब से खामोशी छा गई। उससे दोबारा कोई पैगाम नहीं लिखा था। गूंज के दिल को कुछ हुआ था, मगर फिर सर झटक दिया। उसे कोई परवाह नहीं थी। वो मर्दों के पीछे नहीं जाएगी। वो सेगम को यूं ही जलील करेगी जैसे सीनियर ने इस्लामाबाद जाने से पहले बशर को किया था। हर मशरकी मर्द बीवी बहन बेटी का दुश्मन होता है। यही तो उससे समझा था। मर्दों को जूती के नीचे रखना था, इज्जत नहीं देनी थी, उनकी बात नहीं माननी थी। चाहे वो हक पे हो, उनको झुठलाना था, क्योंकि इसी तरह औरत अपना हक ले सकती है। क्योंकि इसी तरह सीनिया ने अपना हक लिया, और अब कूंज हाकिम भी इसी तरह अपना हक लेगी। बेड पे ऊंधे मुंह गिरे उसके चेहरे के तासुआत सपाट थे। फोटोग्राफी उसका महबूब शौक था, जिसे आज वो एक ही बार अपने शोर की कैरी पे छोड़ आई थी। कमरे का दरवाज़ा खुला तो शेज़ल हाथ में ढेर सारा खाने पीने की चीज़ें बामुश्किल उठाकर आती दिखाई दी। सीनियर सीधी होकर बैठ गई, कमर बेड ग्राउंड से टिका दी। उसकी आंखें सुर्ख पड़ रही थी। शेज़ल ने उससे मशकूक नज़रों से देखा, फिर झपट कर अपना सामान उठाया। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सीनियर हाकिम, उससे गोया जिताया था। बलाज ने मुझसे कहा फोटोग्राफी छोड़ दो, और मैं छोड़ कर आई हूँ। वो इत्तला देना चाहती थी या फिर फटकार सुनना चाहती थी। शेसल के मानो सर पे लगी तलवों पे पूछी, क्या 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 बकवास सी है, दोबारा कहना। मैं मान ही नहीं सकती कि तुम, जीनिया हाकिम, तुम किसी मर्द की बात सुनकर अपने शौक पे दस्तबरदारी दे दी होगी। उसे साल में 3 से 4 बार गुस्सा आता था, मगर जब आता था फिर रच कर आता था। सीनिया ने गहरी सांस ली। वो कोई गली चलता मर्द नहीं था। वो कोई फेसबुक इंस्टाग्राम पे मेरी कामयाबी से चलने वाला मर्द नहीं था। ना वो कारोबार में मेरा हरीफ मर्द था। वो मेरा मुहाफिज मर्द है। हर मर्द बुरा नहीं होता। हर मर्द की पाबंदी दकियानूसी नहीं होती। कुछ मुहाफिज होते हैं, उनकी लगाई पाबंदी दी हुई तन भी हिफाजत होती है। फिल्मों ड्रामों से निकल आओ, जहाँ मर्द अगर पाबंदी लगाए तन भी करे तो विलन कहलाता है। उसे रसान से समझाना चाहूँ, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। सारे के सारे औरत को गिराकर वो आगे आना चाहते हैं, अपने घर की औरतों पे पाबंदी बिठा देते हैं, और बाहर की औरतों की कामयाबी का जिक्र जोरों शोर से करते हैं। वो सुर्ख भवों का चेहरा लिए आगे आई। हर मर्द को जूती की नोक पे रखना चाहिए, अपनी मनवानी चाहिए, जिद करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी औरत को अपने कामिल होने के लिए किसी मर्द की जरूरत नहीं है। शेजल बोलकर पीछे हटी, गहरे लंबे सांस लेकर खुद को पुरसकून करने लगी। उसका कसूर नहीं था, उससे अपने नज़दीक ऐसे ही मर्द देखे थे। मुझे यकीन नहीं आता जीनिया, तुम इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती हो कि एक मर्द के जाल में आ जाओ। उसे ताज्जुब हुआ। मैं किसी जाल में नहीं आई, ना किसी औरत को आना चाहिए। अपना कमाना, अपना पैसा, अपनी खुदमुख्तारी हर औरत का हक है। और अगर कोई मर्द बुलंदियों के सफ़र में उसे गिराना चाहे तो उस औरत को अपने लिए उठना चाहिए। वो रुकी, शेज़ल के बिगड़े तासुरात को देखा, फिर इजाफा किया। औरत की छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है।
कौन उसे गिरा रहा है, कौन उसका बाजू बन रहा है, उसे सब मालूम होता है। मेरी बुलंदियां सीएसएस का इम्तिहान है और भला आज उस सफ़र में मेरे साथ है। हाँ, वहाँ मर्द की ना मानो जहाँ वो गलत हो, ये बहादुरी है। लेकिन उसके हक पे होते हुए उसे जलील करना, पैर की जूती समझना बहादुरी नहीं, तुम्हारी अपनी जिल्लत है। तुम कमज़ोर पड़ रही हो ज़ीनिया हाकिम। तुम ऐसी नहीं थी। तुम ताकत के असल मायने नहीं जानती। तुम क्या जानो सीनिया कौन है? मेरे लिए assumptions मत लगाओ। वो मुस्कुराकर कहती बेलकोनी की जानिब चली गई। अपने कमरे में आकर उससे अलमारी के नीचे वाले खाने से सीने की कुछ किताबें निकाली। बोर हो रही थी, चलो कुछ पढ़ा जाए। अचानक उसकी नज़र सीनिया की स्केच बुक पे पड़ी। कूंज ने उसे भी हाथ बढ़ाकर उठा लिया, बेड पे सारी चीज़ें फैलाकर रखी। अभी वो खुद बैठती कि स्केच बुक से कुछ सफ़े फिसल कर निकल पड़े। उससे हैरत से सफ़े उठाए। वही शहजादी का स्केच था, लंबा फ्रॉक डिज़ाइन ऐसा जैसा असाई लड़कियां अपनी शादी पे पहनती हूँ। कोच ने खड़े खड़े स्केच बुक हाथों में उठा ली। ये जीनिया का हिडन टैलेंट था, जिसे वो छुपा कर ही रखती थी। उसे स्केचेस बनाने आते थे। वो शहजादियों की ड्रेस डिज़ाइन करती थी। इस वक्त 400 वोल्ट का करंट था जो उसे लगा था। सफ़ेद सफ़े पर एक स्केच था। डिज़ाइन के पीछे खड़ी लड़की स्पीच दे रही थी। बाकी लोग खामोश थे। बस एक मर्द जिसकी शॉल को हाईलाइट किया गया था, वो उसके लिए तालियां बजा रहा था। ऊपर एक अंग्रेजी गाने की सतर लिखी थी, आई नीड अ मैन हुज काइंड एंड पेशेंट। अगले स्केच में लड़की के गले में मेडल था। शॉल वाला मर्द उसे 27 से देख रहा था। आसपास एक हुजूम था। उनके चेहरे नफरत भरे थे, लेकिन उन दो लोगों को परवाह ना थी। एक दूसरे को देखते हुए वो मुस्कुरा रहे थे। गेट्स आउट ऑफ द कार एंड होल्ड्स द डोर। आई वाना स्लो डांस इन द लिविंग रूम लाइक वी आर 18 इन सीनियर प्रोम एंड ग्रो। स्केच बुक पे उसकी गिरफ्त हल्की पड़ी। आंखें धुंधली होने लगी। कपकपाते हाथों से उसे सफ़ा पलटा। एक लड़की थी जो कुर्सी पे बैठी थी। मर्द उसके पैर को घुटने पे रखे हुए था। पास एक औरत थी जो चीख रही थी। साथ अधेड़ उम्र मर्द था जो उंगली उठाए खड़ा था। अगले सफ़े पे वही स्केच था, मगर सारा रतोब बदल के साथ। लड़का अब लड़की को कुर्सी से खड़ा कर चुका था, उसका हाथ पकड़े हुए। वो दोनों एक दूसरे की ताकत थे और दोनों एक दूसरे को मुकम्मल करते थे। ओल्ड विथ समवन हु मेक्स मी फील यंग। आई नीड अ मैन हु लव्स मी लाइक माई फादर लव्स माई मॉम। आखिरी सतर पे कांटे लगे थे। उसकी जगह नई सतर लिखी गई थी, बट माई फादर नेवर लव्ड माई मॉम। पूज के हाथ से स्केचबुक छूट कर गिरी। आंखों से पानी एक दरिया की सूरत बाहर निकला। सीनिया आम थी, बेहद आम। वो घर बनाने वाली, एक मर्द के ख्वाब देखने वाली एक आम लड़की थी। गूंज ने उसे मलका समझ लिया था। वो कनीज भी ना थी। उसे अपनी जिंदगी झूठ मालूम हुई। पलंग से लगकर वो धीरे धीरे फर्श पे बैठती चली गई। उसके आइडियलिज्म का बुत गिरकर पूरी तरह पाश पाश हो चुका था। कहानी एकदम एक नया मोड़ मुड़ चुकी थी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? गंभीर महल इतना शाहाना था कि तुम्हारी आंखें उसे देखती रहें, बस देखती रहें। शान और शौकत, ठाट बाट 19वीं सदी के किसी महल जैसे थे। मगर जब तुम घर के अंदर आओ तो वीरानी ही वीरानी हर जानिब फैली मिले। हर कोई दिल में कीना और बुग्ज लिए हुए हो। हर कोई एक शिकायत दिल में छुपाए हुए होगा और हर कोई एक तरह का बिस्मिल होगा। जल्दी फुर्सती राहदारियों को पार करते हुए किचन की तरफ आओ तो मेरी गंभीर ओवन में खाना गर्म करता नजर आएगा। पास रखी डिनर टेबल पे एक ट्रे तैयार थी। सफ़ेद और सुनहरी टीम्ड किचन इस वक्त बत्तियों के जलने के बायस पूरी तरह रोशन था। उसी रोशनी में मेरी के बाजू की तरफ देखो तो जले का निशान था। शायद ओवन की डिश ने उसका बाजू झुलसा दिया था। खाने ट्रे में रखकर वो मुड़ा तो अनीसा सामने खड़ी नजर आई। उसकी आंखें भीगी हुई थी, चेहरे पे रोंदा हुआ तासुर था। तुम बहुत अच्छे हो मेरी। तुम्हारा साथ, तुम्हारी मौजूदगी किसी भी शख्स के लिए एहसास है। मेरी गर्दन झुकाकर हंस पड़ा। मैं अच्छा हूँ। मेरा साथ, मेरी मौजूदगी किसी भी शख्स के लिए एजाज़ है। लेकिन वो रुका, जख्मी नसें उठाकर उसे देखा। तुमने फिर भी मुझे छोड़ दिया अनीसा। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ मेरी, वो रोते हुए बोली। और मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की थी अनीसा। लेकिन मेरी स्याही, मेरा कर्ज सब खा गया। मेरी की नसें आज जख्मी थी, अफसुर्दा और दिल दुखा थी। कई लम्हे वो दोनों खामोश रहे। अनीसा बेआवाज आंसू बहाती रही और मेरी खामोश खड़ा लब काटता रहा।
तुम हर ताना हर गाली क्यों सह लेते हो मेरी? तुम्हें अपने लिए बोलना चाहिए। वो हादसा हम सब के लिए बुरा था, फिर विलेन सिर्फ तुम क्यों? मेरी नसें उठाकर उसे देखा। उसकी सब्ज आंखों में सुर्ख डोरियां थीं। मेरे बाप ने इस खानदान में गैर साथ की औरत का इजाफा किया, गुनाह किया। उस औरत की वजह से मेरे बाप को अपनी मंगेतर छोड़नी पड़ी, और फिर उस मंगेतर के भाई ने हमारी फुप्पो को छोड़ दिया। ये हम मर्दों के बदले औरतों से ले जाने का रिवाज जो है। उसका लहजा हुत तल्ख हो। मेरी माँ गैर बरादरी से थी, कुछ असूल थे जो उनको मालूम नहीं थे, और फिर हमसे गलती हो गई। एक गलती जिससे हमारे सारे खानदान को बर्बाद कर दिया। तुम्हारी माँ मर गई, कैस का भाई, बाप, माँ, बहन सब मर गए। मकसूद चाचा की औलाद और बीवी मर गई। दुश्मनी सब खा गई। और वजह कौन था? मेहदी सरवर कम्बीर। उसे सीने पे जोर से उंगली से दस्तक दी। मैं गिल्टी हूँ, मैं कसूरवार हूँ, मैं कर्ज हूँ और सब्ज कदम भी। जब से मैंने ये सब कबूल किया है तब से मुझे हर इल्ज़ाम खामोशी से अपने सर लेने की आदत हो गई है। और सच कहूँ तो अब खुद को माफ़ नहीं किया जाता। सुनहरा किचन उसकी खामोशी से अफसुर्दा हुआ। अनीसा चंद लम्हे उसे नर्म नजरों से देखती रही। कैसे हमारे लिए बहुत कुछ किया है मेरी, हमें उसे हर्ट नहीं करना चाहिए। कम से कम अच्छा खाना तो उसे खिला ही सकते हैं। आखिरी बात गैर संजीदा थी। मेहदी हंस पड़ा। अनीसा भी आंखें रगड़ कर मुस्कुराई, फिर आगे बढ़कर ट्रे उठाया। शेर की कच्छार में हाथ डालना है, शुरू करें क्राइम पार्टनर। क्या पहले कभी मना किया है? वो मुस्कुरा कर बोला। फिर दोनों ने गैस के कमरे की राह ली। गैस का कमरा अंधेरे में डूबा था। अनीसा ने अंदर कदम रखा तो बेख्तियार खांसी। धुआं इतना शदीद था कि उसे सांस लेना मुश्किल लगा। गैस उसे देखकर उठ बैठा। घुंघराले बाल माथे पे बिखर गए थे। शर्ट वही सिलवट सा था और आंखों में थकन। अनीसा को देखकर उससे मोबाइल की टॉर्च जलाई। उससे खाना बेड पे रखा, फिर खुद ही बत्ती रोशन कर दी। सारे कमरे में रोशनी फैली तो गैस को कोफ सी हुई। अनीसा जानती थी वो उसे यहाँ से नहीं निकालेगा, कम से कम अनीसा को नहीं। तुम्हें अगर लगता है तुम्हारे यहाँ आने से मैं खाना खा लूंगा तो तुम गलत हो। वो बिगड़े तासुरात के साथ बोला। अनीसा बेड पे चढ़ाई। शीट खराब हुई और गैस को अफू सहर लगी। मुझे यकीन है अगर मैं यहाँ आकर आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊं तो आप मान जाएंगे। वो आंखों में चमक लिए बोली। ओ प्लीज़ स्टॉप दिस मेलोड्रामा। दफ़ा हो जाओ, मैं खुद खा लूंगा। गैस ने ट्रे आगे कर ली। उसे लगा अब अनीसा उसकी जान छोड़ देगी, मगर वो ढीठू की तरह जमी रही। अब क्या है, दफ़ा हो जाओ ना, खा लूंगा मैं। उससे कोफ्त हुई। अगर आपने हमें पाला है तो हमने भी आपको अपना समझा है। आपको लगता है मुझे नहीं पता कि आप मुझे यहाँ से भेज के ये खाना डस्टबिन में डाल देंगे, फिर सगार के कश लेंगे और सारी रात बैठकर उन मर चुके लोगों पे मातम करेंगे। अनीसा। कैसी आवाज़ कतरे बुलंद हुई, आंखों में सुर्खी उतरी। क्या अनीसा भाई, क्या अनीसा? हम सब इतने मीन क्यों हो रहे हैं? जो गम है, जो गिला है, जिस बात से मसला है, कहते क्यों नहीं? उन लोगों को रोते हैं जो चले गए, उनकी कदर नहीं जो साथ है। मेहदी इतना बुरा नहीं है जितना आप उसे समझते हैं। गैस के जबड़े भींच गए। उसे माफ़ नहीं कर सकते, मत करें। उसके साथ अच्छे नहीं बन सकते, मत बने। लेकिन कम से कम उसके साथ ऐसा सलूक मत करें जो आपको भी हर्ट करे और उसे भी। तुम जानती हो तुम्हारी इन बातों की वजह से मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार भी सकता हूँ। अबरू उचकाकर पूछा गया। अनीसा ने जवाब दिए बगैर चावलों का चम्मच उसकी तरफ बढ़ाया। मुझे मारकर जेल चले जाएंगे। आप महल का मजबूत सतून है, आपके बाद हमारा क्या होगा? उससे आंखें पटपटाई। कैसे गहरी सांस ली। गहर भरी नजरों से उसे देखा, गोया कच्चा चबा देना चाहता हूँ। फिर झपटने के अंदाज में चम्मच उसके हाथों से ले लिया। खुद खा सकता हूँ मैं, माजूर नहीं हूँ। अगले चंद लम्हों में वो खाता रहा और नीसा बोलती रही। वो बस सुन रहा था, खाया उससे बामुश्किल ही था। अंदर आ जाओ ग्रीनवुड, मुझे पता है तुम बाहर खड़े हो। आखिरकार वो बेसारी से बोला था। मेरी दरवाज़ा धकेल कर अंदर आया। कैस उसे देख रहा था। मेरी बराह रास्त उसकी आंखों में न देख सका। जब तक मेरे घर वाले भूखे हों मेरे हलक से खाना नहीं उतर सकता। उसके कहने की देर थी। मेहदी एक ही जस में पलंग तक आया और तेजी से प्लेट में अपने लिए चावल डाले। वैसे एक बात है, हमारे शेफ को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, उसे बदल देना चाहिए, है ना? मेहदी ने राय दी। मुझे उसकी बनाई हुई बिरयानी पुलाव जैसी लगती है। नाकाम शेफ। अनीसा ने नाक सुकोड़ी। तुम दोनों मेरे लिए अभी इतने अहम नहीं हो कि तुम्हारी खातिर अपना स्टाफ बदलूं। लो जी, मानना तो उन्होंने था ही नहीं। नाइटमेयर।
मेरी ने निवाला चबाते कुछ सोचते हुए उससे मुखातिब किया। तुम्हें कैसे पता था कि मैं बाहर खड़ा हूँ? तुम्हारा परफ्यूम और मेरा एक्स्ट्रा सेंसिटिव नाक। संजीदा तबसरा। कुछ देर बाद वो धक्के देकर उन दोनों को कमरे से बाहर निकाल रहा था। चेहरे पे सख्ती थी, आंखें नर्म। अनीसा चली गई जब राहदारी में दूर जाते मेरी को गैस की पुकार पे रुकना पड़ा। ये जख्म पे लगा लेना, और आइंदा अगर तुम मुझे किचन में नजर आए तो जिंदा जला दूंगा। हाथ में पकड़ी ट्यूब खींचकर उसके सीने पे मारी। बेटी ने हल्की सी कराह के साथ ट्यूब पकड़ ली। क्या था ये आदमी और कैसा था उसका प्यार? जला दूंगा, गर्दन दबा दूंगा, मार दूंगा। मेरी मुस्कुराया, उंगलियां माथे तक ले जाकर उसे सलाम किया, फिर मुड़ गया। गैस सब तक अपने दरवाजे पे खड़ा रहा जब तक वो नसों से उजलना हो गया। क्या था ये शख्स? कभी तपती धूप और कभी मीठी चांदनी।